जय हिंद। क्लास 10 झारखंड बोर्ड का वीकली टेस्ट 29 जून 2024 का सोशल साइंस का है। तो उसका हम लोग पूरा मॉडल से टू कॉपी एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन आएगा सेम उसी तरह का देखने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा पैटर्न सेम सेम जो है वो पूरा ओरिजिनल जिस तरह का आप लोग क्वेश्चन रहेगा, जितना नंबर करेगा वो सेम पैटर्न जो है वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग का पैटर्न तो समझ में आ गया होगा, है ना। आप लोग तो पता होगा कि मतलब किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। सो सबसे पहले जो है टोटल 16 क्वेश्चन आप लोग का रहने वाला है। उसका बाद 10 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, दो नंबर का। उसके बाद दो नंबर का दो क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव 11-12, और 13-14 जो रहेगा 3 नंबर का दो प्रश्न रहेगा, और फिर 14-15 प्रश्न नंबर 5 नंबर के दो प्रश्न रहेगा। तो ये आप लोग का पैटर्न है। तो ये पूरा सेम उसी तरह का पैटर्न हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का स्पेशल बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। जैक बोर्ड का हर एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वीकली टेस्ट हो, या फिर तो बुक का टॉपिक जो पढ़ाना हो या क्वेश्चन आंसर करवाना, सारा चीज करवाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ आप लोग के लिए आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ बहुविकल्पीय में आप लोग का सबसे पहले रहने वाला है दो नंबर का 10 प्रश्न। ठीक है। तो बोला है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की सहायता का लक्षण नहीं है। तो यहां में से कौन सा लक्षण जो है नेपोलियन का सहायता का लक्षण नहीं है। तो यहाँ तीसरा नंबर जो है ना, सबके लिए व्यस्क मताधिकार, ये नेपोलियन का लक्षण नहीं है ना। ये नेपोलियन का लक्षण नहीं है, ये सबके लिए व्यस्क मताधिकार नहीं दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। आंख में पट्टी बांध दिया गया है और तराजू लिए है, तो ये न्याय का जो है वो प्रतीक है। तो यहाँ न्याय हो जाएगा सही आंसर। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा 1815 की वियना संधि से संबंधित है ना। यहाँ व्यक्ति का नाम दिया गया है और वियना संधि से कौन व्यक्ति जो है वो संबंध रखता है। तो यहाँ हो जाएगा मेटरनिक, है ना। 1815 में वियना संधि हुआ था, उसका जो अध्यक्ष था वो चांसलर डी मेटरनिक था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब यहाँ बताना है कि कौन सा मिट्टी जो है भारत के मतलब अधिकतर जगह में ये मिट्टी पाया जाता है। लेटराइट मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा। तो कौन सा मृदा, तो जलोढ़ मृदा जो है ना सब जगह लगभग पाया जाता है, और ये महत्वपूर्ण मिट्टी भी है भारत के लिए। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है, मतलब मनुष्य जिसको नहीं बनाया है। तो यहाँ में से आप लोग देखिए और बताइए कि मनुष्य किसको नहीं बनाया है ना। यहाँ में से जो है मनुष्य किसके द्वारा नहीं बनाया गया है। तो इंजीनियरिंग तो मनुष्य है, वन को जो है मनुष्य नहीं बनाया है, प्रौद्योगिकी और मशीन तो मनुष्य बनाया है। तो यहाँ हो जाएगा वन मनुष्य के द्वारा निर्मित संसाधन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आता है छठा नंबर की ये शब्द जो है ना, एक शब्द बोला गया है, किसने कहे हैं। पास, है ना, हर एक व्यक्ति के पास, है ना, क्या है, ये नहीं होगा। ये शब्द किसने कहा है कि हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है। ये किसके द्वारा ये बात बोला गया है। तो जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी के द्वारा ये बात बोला गया है कि अगर हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर किसी का लालच है ना, तो लालच के लिए उसके लिए घट जाएगा। मतलब इतना जो है कोई व्यक्ति लालच करता है तो उसको कोई भी चीज पूरा नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न आता है 7वां नंबर, इनमें से कौन सा संसाधन नवीकरणीय संसाधन, मतलब ऐसा संसाधन जो एक बार यूज करने के बाद वो हम लोग फिर से उसको यूज कर सकते हैं। तो खनिज तेल, कोयला, गैस या ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा को हम लोग एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि बेल्जियम, है ना, बेल्जियम, यहाँ बेल्जियम जो है, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है। तो बेल्जियम की सीमा जो है वो नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया या फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग, पुर्तगाल, स्पेन, रोमानिया, स्वीडन, इटली, पोलैंड, लातविया या ओसेनिया। तो जो बेल्जियम है ना, बेल्जियम जहां मतलब अपने देश के लोगों के लिए वहां बहुत अच्छे काम किया था, तो उसका जो बॉर्डर लगता है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, है ना। ये बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। अस्लू, ब्रुसेल्स, टोक्यो, जिनेवा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वो ब्रुसेल्स हो जाएगा। ब्रुसेल्स में जो है वो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। अगला प्रश्न आता है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाव वितरण, कार्यपालिका या व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में सत्ता का वितरण, या केंद्र और राज्य के बंटवारा। तो सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, कार्यपालिका होता है ना, विधायिका, न्यायपालिका, ये सारा जो है सत्ता का क्षैतिज वितरण में आए। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है दो नंबर का, दो प्रश्न रहेगा।
सब्जेक्टिव, सत्ता का साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख करना है। तो सत्ता का साझेदारी का विभिन्न रूप, सत्ता का क्षैतिज वितरण है और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है। सत्ता का क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आता है, और वही है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण में जो है केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार जिसको लोग राज्य सरकार बोलते हैं, और स्थानीय सरकार, ये सब आता है। अगला प्रश्न फिर जो है वो 2 ही नंबर का है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न 2 नंबर का है। तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है और इसका निर्माण नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं ना, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। तो ये 2-2 नंबर का 2 प्रश्न हुआ। अब 2 प्रश्न जो है वो 3-3 नंबर का रहेगा। तो देखते हैं प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों की सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा किया? तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान के लिए निम्नलिखित कार्य किए। सबसे पहला काम किया कि पितृभक्ति और नागरिक के विचार को लाया, नए राष्ट्रीय चिन्ह लाया, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को लाया और राष्ट्रीय भाषा फिर ये लोग चुन दिया। उसके बाद एक समान भार व माप जो होता है उसका व्यवस्था किया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है 3 नंबर का ही कि 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख करें। मतलब 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या क्या प्रावधान क्या किया था और क्या क्या नियम लगाया गया था वो चीज को हम लोग देखेंगे। तो 1804 की नागरिक संहिता का प्रावधान निम्नलिखित है। सबसे पहला जो है वो जन्म पर आधारित सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया, जन्म से कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। दूसरा जो था वो संपत्ति के अधिकार जो है उसको बहाली किया। तीसरा जो है जमींदार व सामंती व्यवस्था की समाप्ति कर दिया और यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार लाया। तो ये 3-3 नंबर का 2 प्रश्न था। अब 2 प्रश्न जो है वो 5-5 नंबर का है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 5-5 नंबर का। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दीर्घ उत्तर प्रश्न में है मृदा का निर्माण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है स्पष्ट करना है। मृदा कैसे निर्माण होता है, किस तरह से? तो मृदा के निर्माण के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। निम्नलिखित कारण से जो है मृदा बनता है। सबसे पहला कारण है कि सैल मृदा के लिए उचित सामग्री मिलना, है ना। सैल मृदा के लिए जो है वो उचित सामग्री, जो भी चीज चाहिए वो चीज मिलना तब मृदा बनता है। जैसे कि पोटास हो गया और भी सारा चीज जो मिट्टी में रहता है वो सारी चीज। दूसरा जो है जलवायु लंबी अवधि में सैलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तथा कण में बदल देता है। जलवायु जो है, जलवायु परिवर्तन होता है तो क्या होता है, बड़ा बड़ा सैल पत्थर रहता है उसको छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा कर देता है और उसके बाद जो है कण में बदलता है, कण से फिर मिट्टी बनता है। तीसरा कारण है कि पेड़ पौधों की जड़ें जो है सैल में घुसता है, पत्थर में घुसता है, उसको तोड़ फोड़ करता है, उसके कारण जो है मिट्टी बनता है। चौथा कारण है कि अतीत, है ना, अधिक यहाँ हो जाएगा, अति अधिक हो जाएगा, है ना, या फिर तो अति हो जाएगा। अति चारण पशु, मतलब बहुत ज्यादा अगर पशु चराते हैं तो उस पर नियंत्रण करके हम लोग चराई का नियंत्रण करेंगे तो सैल में परिवर्तन करके जो है हम लोग मिट्टी को बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे है कि वर्षा का जल, वर्षा का जल पानी जो आता है उससे सैल में छिद्र में घुस जाता है। उसके बाद वर्षा का जल जो है वो सैल को क्या करता है, पत्थर को तोड़ फोड़ कर कार्य करता है और लंबे समय तक इन कारण से जो है क्रियाशील इस तरह से होते ही रहता है। तो पत्थर मतलब जो सैल है वो टूटने की प्रक्रिया चलते रहता है और धीरे धीरे जो है वो मृदा का निर्माण हो जाता है। लास्ट प्रश्न जो है वो लॉन्ग 5 नंबर का, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं, है ना, बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया? तो बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं का उत्पन्न के लिए समस्या जो था उसका समाधान निम्नलिखित तरीका से किया। सबसे पहला केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी के मंत्री को समान संख्या रख दिया था, पहला। दूसरा कि केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियां को लेकर क्षेत्रीय सरकार को क्या कर दिया, सौंप दिया, दे दिया। और केंद्रीय सरकार में दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधि को भी रखा और सामुदायिक सरकार का गठन भी किया और क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकार के विभिन्न मामलों में निर्णय देने का स्वतंत्रता भी दे दिया। तो इस तरह से जो था बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं का उत्पन्न समस्या जो हुआ था उसका समाधान किया गया था। तो ये चीज खत्म होता है। 16 क्वेश्चन आप लोग का था, 16 क्वेश्चन यहाँ सेम जो है पैटर्न ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा है आप लोग का इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है। तो अब जो है वो नेक्स्ट आप लोग को किस चीज के चाहिए, अवर जो है वीकली टेस्ट होगा, अवर सैटरडे को, ये तो कल के लिए हो गया। अब नेक्स्ट के लिए हम लोग देखते हैं, उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन तैयार करेंगे। चैनल में आप लोग जुड़े रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।